तो देखिए बच्चे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 4 की पावर n पर कि क्या n के किसी भी n के लिए, यानी जहाँ पे n क्या एक प्राकृतिक संख्या है, क्या इकाई का अंक कभी 0 होगा? तो आपने कहा कि नहीं होगा। हमने कहा ऐसा क्यों है? तो जवाब आया आपका कि जो 4 है, यानी 4 की पावर n में 4 को हम लोग आधार बोलते हैं और n को क्या बोलते हैं? घातांक। जो आधार है इसमें केवल ये 2 का गुणज है या 2 का गुणनखंड है। ठीक है, यदि आधार 2 या 5, यानी 2 और 5 ऐसा कहो, 2 और 5 का गुणनखंड होगा तभी इकाई का अंक इसका 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा कंडीशन में कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अकेले 2 ही रहेगा या अकेले 5 रहेगा तब ऐसा संभव नहीं है, जबकि 2 और 5 दोनों रहेगा तो इकाई का अंक 0 पर समाप्त होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। कह रहा है 65 और 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में लिखा गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 65 और 117 के HCF ज्ञात कर लो। अब देखिए, यहाँ पे नहीं कहा किस विधि से पता करना है HCF, तो आप किसी भी विधि से पता कर लो। तो आप पता करेंगे दोनों का HCF या मासा कितना आएगा? 13। मासा कितना आएगा? 13 आएगा। देखिए यहाँ पे निकाल के भी दिखाया है कि दोनों का HCF कितना आया है? 13। अब मासा को लिखा है 65 है -117, तो 65 यम माइनस में 117 बराबर 13 की लिखेंगे हम। अब 117 दाहिनी तरफ जाएगा, जुड़ेगा, तो 130 बराबर क्या आएगा? 65 यम। तो यम बराबर क्या आएगा? तो 130 65 के भाग करेंगे तो 2 बार आएगा, तो यानी यम का मान कितना आ गया? 2। अब साथ ही ये कह रहा है कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम याद कीजिए। तो ध्यान देना बच्चे, अभाज्य गुणनखंड विधि जब भी कहेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप पता करोगे। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा पता कर लो। देखिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे किया है, तो लासा क्या लिखेंगे हम लोग? पहले तो 3 गुणे 3 कामन दिख रहा है। 3 गुणे 3 कहाँ पे है? ये देखिए बच्चे, यहाँ पे है। फिर और क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, आप 5 भी लिखोगे गुणा में। 5 के अलावा 13 भी दिख रहा है, क्योंकि 13 दोनों में है तो एक बार इसको लिख लेंगे और गुणा करेंगे तो आपका आएगा 585। कितना आ गया? 585। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पे एक दूसरी विधि का प्रयोग किया है। हमें इस विधि का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रूप से दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से करना है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। अगर ऐसा ना कहे, आपको क्वेश्चन के लिए इतना दे दे कि साथ ही 65 और 117 के एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप कहोगे एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या 65 है और दूसरी संख्या क्या है? 117। तो HCF इधर से बटे में आएगा और बटे में HCF लिखेंगे हम लोग। HCF आपने निकाला है, कितना आया है? 13 आया है। 65 गुणे 117 बटे में 13। 13 पचे 65, 5 का 117 में गुणा करेंगे, आएगा 585। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे व्याख्या कीजिए कि क्या 3 गुणे 12 गुणे 101, और यहाँ पर बच्चे ध्यान देना है प्लस में 4 लिखा गया है, +4 है, एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। आपको पता करना है कि यह एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इससे पहले हमें जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, अगर कोई भी संख्या एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या उसको कहेंगे हम लोग। अगर कोई संख्या सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो रही है तो उससे हम क्या कहेंगे? कि अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही? जैसे आप 2 ले लो, 2 केवल एक से विभाजित होता है और स्वयं से, स्वयं का मतलब 2। 3 ले लो आप, एक से विभाजित होगा और 3 से, यानी 3 का मतलब क्या है? स्वयं। 2 ये क्या है? स्वयं है।
तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपके पास 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। अब इसी प्रकार से आप 4 ले लो। 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। यानी 1 और स्वयं, ये 4 क्या है, स्वयं संख्या है। इसके अतिरिक्त 2 से विभाजित हो रही किसी अन्य संख्या से, तो यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उसको लिखेंगे कैसे। लिखा है आपके पास 3 गुणे 12 गुणे में 101 और प्लस 4। क्या बच्चे, प्लस 4। प्लस को अच्छे से लिख दिया। अब देखिए 3 को 3 रहने दो, 12 को लिखेंगे 3 गुणे 4 गुणा में 101 प्लस 4। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है, 4 को आप कॉमन कर लो। बचा क्या, 3 गुणे 101 और धन 4 से 4 कॉमन कर लिया तो बचा 1। अंदर में देखेंगे आएगा 4 गुणे में 909 धन 1, कितना आ गया है, प्लस 1, बराबर आएगा 4 गुणे 909 में 1 जोड़ेंगे आएगा आपका 910। कितना आया, 910। अब देखिए जो संख्या ये ऊपर थी, इस संख्या को हमने कैसे लिख दिया है, 4 गुणे 910। अब यह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी गई है, 4 गुणे 910। यानी संख्या ना तो 4 थी ना तो 910 थी, तो यानी स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है। इसका मतलब यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई है। आपको यही बातें इस टाइप के सभी सवालों में करनी होगी। अब एग्जाम्पल नंबर आपके पास 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में करना क्या है, कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृत्त को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी वृत्त को पूरा करना हो, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए आप। पहले एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चे आप। सबसे पहले एक्स यहाँ पे है, एक्स के पहले नीचे क्या दो संख्याएं लिखी गई है, एक 2 एक वाई, यानी एक चर और एक अचर है। जब भी ऐसा होगा हम उसको कुछ नहीं करेंगे वहाँ पे। फिर आगे आएंगे, वाई के नीचे दो संख्याएं लिखी गई हैं, एक चर है दूसरा भी क्या है, एक अचर है और दूसरा भी क्या है, अचर है। यानी जो संख्याएं अगर अचर मिल जाएंगी तो हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 371 को क्या लिखा गया है, 7 और एक से जेड लिखा गया है। यानी 371 बराबर क्या है, नीचे सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। 371 बराबर क्या, 7 गुणे जेड। जेड बराबर क्या आएगा, 371/7। आप काटेंगे, 7 से 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21। यानी जेड कितना आ गया, 53। जेड कितना आ गया, 53 आ गया। तो जेड को आप लिखेंगे 53। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आप ऊपर आएंगे। अब इसके बाद y के पास आएंगे। y को दो भागों में लिखा गया है, एक 3 है और एक क्या है, 1855 है। तो y बराबर आप लिखोगे क्या, 3 गुणे 1 8 5 5, गुणा कर लो। गुणा करने पर आएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 इकन्ने 3 और 2 5, यानी 5565। आपका y आ गया 5565। लेकिन x बराबर क्या है, देखिए ये कितना आ गया बच्चे आपका, 5565 y आया है, 5565। लेकिन x बराबर क्या है, 2 गुणे इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे हम 5565। तो आएगा क्या, 2 पंचे 10 0, 2 छक 12 और 1 13, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 पंचे 10 और 1 11। ठीक, 11130। कितना आ गया, 11130। ध्यान देना बच्चे, जैसे x लिखा गया है, x से आगे दो शाखाएं निकली है। इसका मतलब जो दो शाखाओं पे जो संख्याएं लिखी होंगी
यक्स उन्हीं का गुणनफल होगा। यक्स उन्हीं का क्या होगा? गुणनफल होगा। जैसे यहाँ पे 371 है, इसके बाद 2 शाखाएं निकली है, तो 371 को 2 संख्याओं के गुणनफल यानी 7 और z के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यानी 7 गुणे z बराबर कितना? 371। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप उसको कर लेंगे। अब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना तो आता ही होगा बच्चे। अब देखिए 250 को क्या लिखा है इसने? क्या लिखा है? 2520 को लिखा है 2 की घात 3, गुणनखंड आप कर सकते हो 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। और 10530 को क्या लिखा है? 10530 को लिखेगा 2 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 गुणे 13। अब बच्चे आपको ऐसे लिखना नहीं आ रहा सीधे सीधे, तो एक संख्या में लिख के बता देता हूँ ऐसे आपको करना क्या है। जैसे क्या है? 2520। तो सबसे पहले संख्या 2 से कटेगी, आप 2 से काट दो। 2 एकन्ने 2, 2 दुनाई 4, 2 छक 12 और ये 0। फिर 2 से आप काटो, 2 छक 12 और 30 दुनाई 60। फिर 2 से आप काटेंगे इसको, 3 1 5। फिर क्या संख्या 3 से कटेगी? 3 से कटेगी 3 एकन्ने 3 और 3 पचे 15, 105 आ गया। फिर आप 3 से काटोगे तो 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 39 आ गया। 39, 39 को आप 3 से काटोगे 13 आएगा। फिर ये 39, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे आपका आया 35। कितना है? 35 आया है। 35 को आप लिखोगे क्या? फिर 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकन्ने 7। यानी आप 25 20 को क्या लिखोगे? 25 20। आपके पास है 2520। अब लिखोगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की घात कितनी? 3। 2 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 की घात 2 गुणे में 5 एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, तो गुणे में 7 हो गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब चूंकि एलसीएम पता करना है तो हमें संख्याओं की बड़ी घात देखनी होती है। ठीक, तो संख्याओं की बड़ी घात में 2 आप देख रहे हो, दोनों में 2 है। 2 की बड़ी घात कौन सी है? 3। फिर 3 है, 3 की बड़ी घात कौन सी दिख रही है? 2 या 4? तो आप कहोगे 3 की बड़ी घात 4 दिख रही है। फिर आप कहोगे 5, 5 कहोगे अकेले दिख रहा है। फिर 7 अकेले दिख रहा है और 13 भी अकेले ही दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? 13 एक में ही है, 7 भी एक में है, 5 दोनों में है, लेकिन एक ही बार है तो एक बार हमने 5 लिख दिया। फिर 3 की घात 4, दोनों 3 की घात 4, 3 की घात 2 है, यानी बड़ी घात कौन सी है? 3 की घात 4 तो लिख दिया। फिर 2 की घात 3 बड़ी है तो 2 की घात 3 लिख दिया। अब सबका आपस में गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या है? 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 घात 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब आप गुणा करेंगे तो आएगी बहुत बड़ी संख्या। ये आपका है 2,94,840। आप इसे स्वयं से गुणा कर सकते हो, तो आप गुणा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। आपसे कह रहा है कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर ले। जो दूरी होगी उसको पूर्ण कदमों में तय करना है। अब आप कहेंगे दूरी कौन सी है बच्चे? बात तो आ रही ना समझ में कि दूरी कौन सी है जो पूर्ण कदमों में तय करना है। ठीक, यानी आपको बताना है कितनी दूरी ऐसी है ताकि तीनों
उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। बात समझ में आ रही है? ऐसी कौन सी दूरी है, ठीक है, जिसको वो लोग क्या करें, पूर्ण कदमों में तय करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम पता करना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम पता करना होता है। तो एक बात आप ध्यान देना बच्चे, अधिकतर क्वेश्चनों में आपको न्यूनतम दिखेगा, कहीं 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 पे अधिकतम दिखेगा। यानी इस बात से कुछ ऐसा शब्द यहाँ पे लिखा जाएगा जिससे इस बात का सेंस निकलता है कि न्यूनतम या कम की बात कर रहा है। जब भी न्यूनतम या कम की बात करेगा तो वहाँ पे हम एलसीएम पता करेंगे। जहाँ पे अधिकतम या इस शब्द से अधिक की बात सेंस निकले, अधिक का सेंस निकले या अधिक का मतलब निकल रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ मासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे न्यूनतम की बात कर रहा है तो हम लोग लासा पता करेंगे, यानी एचसीएफ एलसीएम पता करेंगे। तो आपके पास 3 संख्याएं, तीनों का एलसीएम पता कर लो बच्चे आप। अभाज्य गुणनखंड विधि से पता कर लो या किसी और विधि से जो आपको मालूम है। लेकिन अभी आप लोग 10 में पहुँच गए हो, तो आप पहले जो 6, 7, 8 में तरीका यूज़ करते थे वो तरीका यूज नहीं करोगे और यहाँ पे यूज करोगे आप अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 40 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर 42 को लिखेंगे आप 2 गुणे 3 गुणे 7। 45 को लिखेंगे आप 3 गुणे 3 गुणे 5। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम के लिए बताया गया बच्चे जो कॉमन हो। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। 2 किस में अधिक दिख रहा है, 40 में। कितनी बार आया, 3 बार, यानी 2 की घात 3। इसके बाद क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 किस में ज़्यादा है, ये 45 वाले में। कितनी बार है, 2 बार है। 3 2 बार है। फिर क्या 5 भी दिख रहा है। 5 किस में अधिक है, 5 तो दिख रहा है लेकिन किसी में अधिक नहीं है, केवल एक बार है 5 दोनों में। एक बार 40 के साथ है और एक बार क्या है 45 के साथ है। 7 की बात कर लो, 7 दिख रहा है, 7 भी अकेले दिख रहा है। तो अब इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे 7 बराबर आएगा 2520। कितना आएगा, 2520। बात समझ में आ रही है? 5 दुनाई 10, ये 2 दुनाई 4 3 12 दुनाई 24। 24 सत्ते कितना होता है, 252। 24 सत्ते कितना होता है, 252 होगा बच्चे। 24 गुणे 7, 9 दिन 18 दिन 36, नहीं 24 गुणे 7 नहीं, ये 2 दुनाई 4 3 12 3 36 गुणे 7 कितना होता है, 252 होता है। और चूंकि 5 दुनाई 10 हो गया था तो हो गया। अगर बच्चे आप यहाँ पे गुणा नहीं कर पा रहे हो तो आप स्वयं से गुणा कर लेना रफ कॉपी में। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्या प्रश्नावली कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और शेष क्वेश्चन आप स्वयं से करोगे। जैसे देखिए 140 हम ले लेते हैं, छोटी संख्या को। छोटी संख्या 140 है, 140 को मैं करके बता देता हूँ और बड़ी संख्याओं का गुणनखंड आप स्वयं से करोगे। जैसे देखो करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140 हो जाएगा। 2 दुनाई 4 पंचे 20 सत्ते 140, 140 हो गया। अगर आप ऐसे मोजानी नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे, रफ कॉपी में आप एक बार पीछे कर लेना। कैसे, रफ कॉपी में आप लिखोगे 140 और गुणनखंड करना शुरू कर दो। 2 2 सत्ते 14, फिर 2 35 दुनाई 70, फिर 5 5 सत्ते 35, फिर 7 इकन्ने 7। यानी अब यहाँ से लिखोगे आप 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से बच्चे आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे इसी प्रकार से आपके पास 156, 3825, 5005, 7429 है। इन सब की आप स्वयं से करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है आपकी बारे, 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट 26 और 91 के लिए। तो देखिए बच्चे 26 गुणे 91 कितने के बराबर होगा, संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91।
26 गुणे 91 आएगा आपका कितना, तो गुणा कर लो। 26 गुणे 91, 26 इकन्ने 26, और 26 नवा का कितना होता है, नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे गुणा कर लो। देखिए 26 गुणे 9 कितना होगा, 25 गुणे 9 कितना होता है, 25 गुणे 9 कितना होता है, ये तो बताओ। आप कहेंगे 25 गुणे 9 होता है 225, 225। फिर 9 इसे में ऐड कर लो, 26 गुणे 9 हो जाएगा। तो 9 5 14, 2 और 1 3, और ये 2, कितना आ गया 234। 234 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो 200 आएगा 36। अगर गुणा गलत नहीं है तो 2361 आया। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम क्या आएगा, ये 26 और ये 91 हो गया। 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13, 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13। अब एलसीएम की एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो आ गया आपका 13, चूँकि 13 दोनों में कॉमन है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 13, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 13 सत्ते 91, 91 गुणे 2 कितना होता है 182। कितना आ गया 182 आ गया बच्चे। अब हम लोग करेंगे क्या, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा 13 गुणे 182 करेंगे, तो 13 गुणे 182 कर लो। देखो क्या दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था उसके बराबर आया, तो चलो करके देखते हैं। 182 गुणा में क्या 13, 13 दुनाई 26 के 6, 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104, और 2 6, और 13 इकन्ने 13, और 13 10 23, कितना आ गया 23 66। गुणा करने पर कितना आया 23 66 आया। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं। कितना 26 गुणे 91, ये 91 गुणे 26, इसको करेंगे कितना आएगा 26 गुणे 91, 91 गुणे 26, 6 इकन्ने 6, 6 नवा में 54, 2 इकन्ने 2, 2 नवा 18, कितना आया 6 आया, 4 2 6 आया, 8 5 13 आया, 2 आया। यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल है वह संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। आपने देख लिया, तो अब कहोगे क्या, अतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ध्यान देना बच्चे, केवल दो संख्याओं के लिए लागू होता है, यदि 3 संख्या हो जाएंगे तो लागू नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से आप 2 और क्वेश्चन करोगे, सेकेंड और थर्ड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बच्चे आप लोग ज्ञात कर चुके हो, ठीक है। तो हमें नहीं लगता यहाँ पर बताने की आपको ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ तीनों में से, और मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा ये थर्ड वाले पार्ट का। कौन सा थर्ड, तो एक संख्या 8 है आपके पास, एक संख्या 9 है, और एक संख्या क्या है 25। 8 को आप लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 9 को आप लिखेंगे 3 गुणे 3, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ देखिए जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन दिख रही है, आप कहोगे नहीं, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो तीनों में है। 2 भी नहीं है तीनों में, 3 भी तीनों में नहीं है, और 5 भी तीनों में नहीं है। तो जब भी कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एचसीएफ कितना लिखते हैं 1। जब भी कोई संख्या कॉमन ना हो तो हमेशा मासा हम लोग लिखेंगे 1। अब लासा की बात कर लें अगर इसके,
यानी एलसीएम की बात कर लें, एलसीएम, तो देखिए 2 की बड़ी घात 3 है, 3 की बड़ी घात 2 है, और 5 की बड़ी घात ये भी आपके पास 2 है। तो हम लोग अब गुणा करें तो आएगा कितना, 1800। सबका गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 1800। आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हो। तो 2 दुनाई 4 दुनाई 8, और 8 गुणे 25 कितना होता है, 8 गुणे 25, 25 आएगा और 8 आएगा। 8 गुणे 25 कितना होता है बच्चे, गुणा करके देख लो। हमें लगता है 25 का 100, 25 अट्ठे 200 आ गया। 200 गुणे 3 त्रिक 9 करेंगे 1800 आएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, इसी प्रकार से एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया था पहले ही। अब हमें नहीं लगता है क्वेश्चन को करने में कठिनाई आएगी आपको। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तीनों एक जैसे हैं। तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, आप तीनों में से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, केवल एक क्वेश्चन। ठीक, बाकी आप 2 क्वेश्चन स्वयं से करोगे। तो हम कौन सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, या कहो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर पहले 5 देख लेते हैं। तो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास है 225 और 60। 225 और 60 है, इनका मासा कह रहा है क्या है। मासा को लिखेंगे 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं 225 और 60 का मासा। 225 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 60 को लिखेंगे 2 दुनाई 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ गया बच्चे, आप कहोगे एक 3 दोनों में कॉमन है, एक 3 दोनों में कॉमन है, और एक 5 भी दोनों में कॉमन है, यानी 3 गुणे 5 बराबर 15। ये एचसीएफ कितना आ गया बच्चे आपका, 15 आ गया। तो एचसीएफ अगर 15 आया है तो आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। जिस एक्सप्रेशन को लिखा गया है, यानी एक्सप्रेशन के रूप में क्या लिखा गया है, 2 2 5 गुणे में 5 ऋण 10x बराबर एचसीएफ क्या है, यानी 15 के। ठीक, अब 10x को दाएं तरफ ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, और बाएं तरफ 225 गुणे में 5 ऋण 15। अब सॉल्व करोगे 225 गुणे 5 कितना होगा, 5 पचे 25, 5 दुनाई 10 और 2 12, और 5 दुनाई 10 और 1 11, ऋण 15 बराबर कितना 10x। आप घटाओगे तो कितना आएगा, 1 1 1 0 बराबर 10x। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चे आपका 111। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपका 111 आंसर आएगा, नहीं तो आप स्वयं से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक, लेकिन तरीका यही करने का, तो हमें नहीं लगता कि कोई कठिन काम है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एचसीएफ क्या है, दोनों का 15 है। एचसीएफ कितना है, 15। तो एलसीएम आपको पता करना है। एचसीएफ 15 है तो एलसीएम पता करना है संख्याओं का। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर 2 संख्याएं अगर ए गुणे बी है, बटे में हम लोग क्या लिखते हैं, एचसीएफ। अच्छा, ए गुणे बी कौन सी संख्या है, 120 और 225। 120 गुणे 225, दोनों का मासा कितना दिया गया, 15। 15 से आप भाग करोगे, 15 अट्ठे 120, 8 बार गया बराबर 8 गुणे 225। 8 गुणे 225 कर लो, 8 पंचे 40, 8 दुनाई 16 और 16 4 20, 8 दुनाई 16 17 और 1 18 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर, एलसीएम पता करना था तो एलसीएम आ गया आपका 1800। नहीं लगता है कोई कठिन काम है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। ठीक, 4 क्या, 4 और 6 एक जैसे हैं, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम पता करना है सेम तरीके से, कोई कठिन काम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। इसमें कितना क्वेश्चन सब मिला के
14 है। चलो ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 7 में कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए एक्स से 2 3 निकला है या 2 ब्रांच निकली है, तो एक्स बराबर लिखेंगे 3 गुणे 7 बराबर कितना 21। अब एक्स 21 हो गया, एक्स कितना हो गया बच्चे, एक्स हो गया आपका 21। ये देखिए अब वाई क्या है, वाई से 2 ब्रांच निकली है, एक एक्स गुणे 4 है, तो एक्स कितना आया आपका 21 गुणे 4। 21 चौका कितना होता है बच्चे 84, यानी वाई बराबर 84 आ गया और एक्स बराबर कितना आ गया 21। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, देखिए कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, कह रहा है साथ ही पता करना है, और एग्जाम्पल में दिया गया था अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक, तो देखिए 18 और 117 का एचसीएफ क्या होगा, 18 और 117 का एचसीएफ। ठीक, 18 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, नहीं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। 117 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे और 13। तो एचसीएफ कितना आएगा बच्चे, एचसीएफ आप कहोगे क्या, कौन अधिक बार आया है, 2 बार 3 है यहाँ पे, 2 बार 3 इसमें भी है, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। एचसीएफ कितना आ गया बच्चे आपका 9 आ गया। अब एचसीएफ को किस रूप में लिखा गया है, एचसीएफ को किस रूप में लिखा गया है 18m माइनस में 117, यानी वो 117 के रूप में लिखा गया है। तो इसको 9 के बराबर कर देते हैं, तो चलो 18m ऋण 117 बराबर क्या एचसीएफ ऑफ एचसीएफ किसका 18 और 117, और किसके बराबर आया है 9 के बराबर आया है। 117 बराबर ऋण 18m, 18m बराबर क्या आएगा 117 में 9 जुड़ेगा, 117 प्लस 9 कितना आएगा 126, 18m, 18 से काट दो बच्चे, 18 सत्ते कितना होता है 126, यानी यम का मान कितना आ गया 7, यम का मान आया आपका 7। एक आंसर तो ये हो गया, यम कितना आया 7। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साथ ही 18 और 117 का क्या पता करना है आपको, एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 18 गुणे में 117 बटे में दोनों का क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ बच्चे भी आपने निकाला था कितना आया था 9, 9 से आप काटेंगे 18 को 2 आएगा, यानी 2 गुणे 117, 117 तक का 2 से गुणा करेंगे तो 234, ये आपका आ गया दोनों संख्याओं का एलसीएम 18 और 117 का। लेकिन अगर यही अभाज्य गुणनखंड विधि से कहता तो आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि से पता करना होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है साथ ही पता करना है, यानी कोई भी तरीका आप अपना लो, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, चाहे जो विधि अभी यहाँ पे हमने यूज किया है इससे आप निकाल लो, जो आपकी मर्जी यहाँ पे कर सकते हो। अब हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था, तो हम सबसे पहले कहेंगे नहीं, 6 की पावर n कहेंगे क्या नहीं, 6 की पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अब आप इसके बाद कारण बताओगे, कारण में क्या कहोगे 6 की पावर n यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है,
5 क्या है, शामिल नहीं है। अब देखिए 0 आने के लिए बच्चे क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन 6 के गुणनखंड में अगर ध्यान दें हम, 6 के गुणनखंड को देखें तो 6 बराबर 2 गुणे 3 है, 2 तो है लेकिन 5 शामिल नहीं है, तो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या एक भाज्य संख्याएं हैं। देखिए दोनों में से एक मैं बता दूं, एक आप लोग स्वयं कर लो। जैसे एक मैं बताऊंगा वैसे दूसरे को आपको स्वयं से करना है। तो जैसे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो गया और प्लस 13 है। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 13 आप कॉमन कर लो, तो 7 गुणे 11 प्लस 1, 7 11 सते 77 और धन 1 गुणे में क्या है 13, यानी बराबर क्या 13 गुणे 78। अब 13 गुणे 78 है तो आप कहोगे क्या एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कारण अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, कहोगी संख्या ये जो ऊपर दी गई है उससे इस संख्या के बारे में, एक मिनट, इस संख्या के बारे में कोई अगर आपसे कहेगा तो कहोगे आप यह ना तो 13 है ना तो 78 है, और फिर भी ये 13 और 78 से कट रहा है, 13 और 78 से विभाज्य है। जो कि ये भाज्य संख्या का एक गुण होता है कि वो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाता है, यानी इसके अतिरिक्त किसी न किसी संख्या से जरूर विभाजित होगा। तो यहाँ पे 13 से विभाजित हो रहा है और 78 से विभाजित हो रहा है, तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 11 में क्या है करना आपको, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार वृत्त है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और कोई और व्यक्ति यहाँ पे है, नाम क्या इसका है, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक को 18 मिनट लग रहा है और एक को 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभ के स्थान पर पहुँचेंगे। देखिए ये वृत्त में है, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ए से चलना प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक, उसका नाम क्या है सोनिया। सोनिया जो है ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक व्यक्ति कोई रवि आ गया, 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। एक व्यक्ति रवि आया, रवि क्या कर रहा है, रवि तो केवल कितने समय में लगा रहा है, 12 मिनट में। रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो कह रहा है कि वो दोनों पुनः ए पर मिलेंगे। ऐसा कितनी देर बाद वो पुनः ए पर आके मिल जाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें दोनों संख्याओं का लासा पता करना होता है। तो लासा पता कर लेंगे 12 और 18 का। आपके पास तरीका है पता करने का, कोई भी तरीका से आप पता कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 3 ये 12 हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 18 हो गया, 2 3 6 3 18, 2 दूना 4 3 12। अब एलसीएम पता करना था, एलसीएम पता कर लो, एलसीएम ये बच्चे सी है, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 36, यानी 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु ए पर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए पुनः कब मिलेंगे यानी आने वाले समय में, तो हमें लासा पता करना होता है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त पता करना होता है। जबकि आपसे पूछे कि आगे कब होने वाला है कोई इस घटना, जो घटना अभी घटी है यानी जो प्रारंभ में चलना शुरू किए हैं वो पुनः कब उसी स्थान पर पहुँचेंगे, तो ऐसे सवालों में हमें लासा हमेशा पता करना होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त पता करना होगा, या आप कहो उसी को एलसीएम पता करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इन दोनों को आप करेंगे। 13 में 2 पार्ट दिया गया है, एक क्वेश्चन ए है और दूसरा वाला ए पार्ट दिया गया है। दोनों में से एक मैं बता देता हूँ और एक आप लोग स्वयं से करोगे। तो चलो इस बार मैं बड़ा वाला पार्ट बताता हूँ, छोटा वाला आप स्वयं से करोगे। देखिए है क्या, 7 गुणे में 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और ये +3 है। बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, ये +3 है, +3
ए प्लस। ठीक, अब देखिए क्या दोनों में 3 कॉमन है, आप कॉमन करोगे तो बचेगा क्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 कॉमन हो गया है, अभी बचा 2, एक गुणे का मतलब गुणा रहने दो और प्लस 1। बच्चे ध्यान देना यहाँ पे प्लस है, विशेष रूप से इस बात को मैं बता रहा हूँ आपको। अब गुणा कर लो 3, अंदर में गुणा करोगे 7 छक 42, पंजे पता नहीं क्या क्या आएगा गुणा करने पर, मैं गुणा करता हूँ दूसरे तरीके से। 5 चौक 20, 20 दुनाई 40, 40 छक्का कितना होता है 240, और 240 गुणे 7 करोगे आप कितना आएगा 240 गुणे में 7 और धन 1, आप गुणा करोगे आएगा कितना 0, 7 चौक 28, 7 दुनाई 14, 15 1 16 प्लस 1 बराबर आएगा क्या, बराबर लिखेंगे 3 गुणे 1681। अब देखिए ये भी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। कौन सी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, एक तो 3 है और एक क्या है 1681। लेकिन जो संख्या आपको दी गई थी ना तो ये 3 थी और ना ही 1681 है, ना तो ये 3 है ना तो 1681 है। ठीक है, तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है तो हम कहेंगे यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य। यहाँ पे प्रश्नावली हम समाप्त करते हैं और इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही है। आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और यदि कोई क्वेश्चन ना आए तो आप दोबारा से उसको पूछ सकते हो।